तो कहानी की शुरुआत एक ऑफिस वर्कर टाकीरो से होती है। अरे यार क्या बोरिंग लाइफ है। वो अपने ऑफिस से घर लौटता है और मूड ठीक करने के लिए रील्स पर मुजरा देखना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सा बंदा दिखता है। अचानक से उसके ग्लासेस चमचमाना शुरू करते हैं और उस स्क्रीन के अंदर ही टेलीपोर्ट हो चुका था और वो अपनी आंखों के सामने उसी बंदे को बैठा हुआ देखता है। वो उसे पूछना शुरू करता है, आखिरकार तुम कौन हो? कहीं तुम एक एलियन तो नहीं? नहीं, मैं सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ और देखो मैंने एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम की मेडियस है। और अब उसके बाद वो टाकीरो को एक नए प्लेनेट के बारे में बताना शुरू करता है जिसका नाम की मेडियस था। वो उसे बताता है कि वो टाकीरो को इस प्लेनेट में समन कर देगा ताकि वो इस प्लेनेट को और भी ज्यादा हरा भरा कर ले और यहाँ पर सिविलाइजेशन को बना दे। पर टाकीरो इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है, अरे वैसे भी तुम्हारी बॉडी फेड हो रही है इसीलिए मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी दे दूंगा। और गिफ्ट सुनकर टाकीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और सबसे पहले वो बंदा टाकीरो को एक इन्फिनिट माना देता है और वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? प्लॉट्स मिल जाते तो मजा आया था। और अब वो उसे हेरम की एबिलिटी भी दे देता है। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बहुत सी ओपी सी एबिलिटी देना शुरू करता है जैसे की सर्च एबिलिटी। और वो इस चीज का यूज करके आइटम्स को सेल कर सकता है और पैसे कमा सकता है जिससे कि वो फ्री फायर में डायमंड ले सके। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बढ़िया बढ़िया सी एबिलिटी देना शुरू करता है और टाकीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अचानक से टाकीरो की बॉडी फेड होना शुरू हो चुकी थी और अब उसे पता चुका था कि ये टाकीरो का जाने का समय आ चुका है। वो उसे बोलता है, अरे आखिरकार मैं कहाँ जा रहा हूँ? और वो टाकीरो को जाते जाते एक सर्च स्पेल मैजिकल एबिलिटी को भी दे देता है। और अब अचानक से टाकीरो कहीं इसेकाई हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है। वो बोलता है, क्या मैं इसेकाई हो चुका हूँ? जैसे वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा प्लेनेट भी है। और अब वो सोचता है कि सबसे पहले उसे कुछ ह्यूमंस को ढूंढना होगा ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके और उसे तो कैसे भी करके इस वर्ल्ड में प्लॉट को डेवलप करना था। वो जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है वहाँ पर उसे फॉरेस्ट मिलता है और फॉरेस्ट में उसे बहुत सी अजीब अजीब सी आइटम्स दिखती है। अचानक से वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है। वो बोलता है, मैजिक एबिलिटी ऑन हो जा, पर उसका पोपट हो जाता है और ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। पर बाद में जाकर वो अपनी सर्च स्पेल का यूज करता है और फाइनली अब वो काम करना शुरू कर जाती है। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज सोचकर कि अब वो फाइनली मैजिकल एबिलिटी का यूज कर सकता है। उस फॉरेस्ट में डिफरेंट आइटम्स मिलती है। उसके पास अप्रेजल स्किल भी थी, इसीलिए वो सभी चीजों को अप्रेज करना शुरू करता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे सबसे अच्छे पैसे किसके मिलने वाले हैं। लेकिन जो कोई भी वो आइटम होती है वो सभी की सभी एकदम लोअर क्लास की होती है, इसीलिए वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा चमचमाता स्टोन का पीस दिखता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसे तो उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जब वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई स्टोन नहीं बल्कि मॉन्स्टर पूप थी। पर वो सी रैंक की थी, इसीलिए वो उसे अपने बैग में रख लेता है। उसे पता चलता है कि उसकी मैजिकल एबिलिटी उसे डिफरेंट सिंबल्स दिखाती है और हर एक अलग सिंबल का अपना ही एक अलग मतलब है। अब उसके पास बहुत सी आइटम्स कलेक्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो विलेज को ढूंढना शुरू करता है। और शाम के वक्त उसकी मुलाकात एक नल्ले सोल्जर से होती है और वो उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, अरे क्या तुमने बचपन में कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया था और क्या तुम कोई नाइट हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। उसके बाद वो गार्ड उसे अपने विलेज मिल जाता है और सभी लोग उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि टाकीरो की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। वो उस विलेज में एक ट्रेडर को ढूंढता है ताकि वो उसकी आइटम्स की अच्छी खासी वैल्यू दे सके। वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बुढ़ाऊ ट्रेडर से होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो उसे अपनी आइटम्स को दे देता है, यानी कि उस मॉन्स्टर पूप को। और जैसे ही वो ट्रेडर उस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा हाई रैंक की होती है और कुछ बचे कुछ एडवेंचरर ही ऐसी चीजों को ला सकते हैं। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो टाकीरो को बोलता है, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन दूंगा, जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था कि एक मॉन्स्टर पूप की इतनी वैल्यू भी हो सकती है। और यहाँ तक कि वो ट्रेडर उस मॉन्स्टर पूप को अपने मुंह से रगड़ना शुरू करता है और टाकीरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बाकी की बची कुछ आइटम्स को भी उसे बेचना शुरू करता है। लेकिन तभी वो बुढ़ाऊ ट्रेडर उसे बोलता है, तुम्हारी आइटम्स तो काफी ज्यादा अच्छी है पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे लिए स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर जाओगे और मिथरल ओर को कलेक्ट करके लाओगे? हाँ, मैं जा सकता हूँ क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में
मिथरल और काफी ज्यादा रेयर होता है और कुछ बचे कुछ एडवेंचरर ही ऐसी कामों को कर सकते हैं। वो सबसे पहले टाकीरो को एक मैप को दे देता है और उसकी बाकी की बची कुछ आइटम्स को भी ले लेता है, लेकिन जाते जाते वो उसे बोलता है वहाँ पर ध्यान से जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर भी होते हैं। यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर अब थोड़ा बहुत डर चुका था और अब उसे अपनी बाकी के आइटम्स के बेचने के चक्कर में बहुत से पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो उसी विलेज में एक रूम को रेंट पर भी ले लेता है ताकि वो रात के समय वहाँ पर रुक सके। रात के समय वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड कैसा है और क्या मुझे यहाँ पर फ्री फायर खेलनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है और वहाँ से एक अजीब सी छोटी सी मेड वहाँ पर आती है। वो टाकीरो के सामने आगे बढ़ती है और उसके हाथ में एक पानी की बाल्टी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, एडवेंचर क्या तुम्हें पानी चाहिए? और टाकीरो उसे पूछता है आखिरकार मुझे पानी क्यों चाहिए? अरे क्या तुमने अपने आप को साफ नहीं करना? तुम गंदे हो चुके होगे, तो क्या मैं नहा नहीं सकता? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहा नहीं सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ नोबल लोग ही नहा सकते हैं और वही नहाने को अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, पर वो मेड उसे बोलती है सिर्फ मैजिशियन लोग नहा सकते हैं। इसीलिए टाकीरो की दिमाग की बत्ती जलती है। वो उस मेड को अपने रूम से बाहर निकालता है और वहाँ पर अपनी मैजिकल एबिलिटी यूज करता है। वो बोलता है क्लीन और वहाँ पर वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो पानी उसके अंग अंग को एकदम अच्छे से धो कर रख देता है। और जिंदगी में इस प्रकार से टाकीरो कभी भी नहा नहीं था। और अगली सुबह होते ही टाकीरो अपनी जर्नी पर निकल चुका था। वो वापस से फॉरेस्ट में जाता है और अब तो उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को कलेक्ट करना था। जाते समय वो सबसे पहले एक मशरूम को अपने बैग में रख लेता है। वो आगे जाता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा स्पेड सिंबल दिखता है। वो वहाँ पर तहकीकात करना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब से एडवेंचर की डेड बॉडी दिखती है। वो उसे एग्जामिन करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि ये तो किसी एडवेंचर की बॉडी होती है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा लेटर भी मिलता है जो कि उसी एडवेंचर की बहन का था। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके उसे श्रद्धांजलि देता है और अब वापस से अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाना शुरू करता है। सबसे पहले वो वहाँ पर अपने ऊपर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर खाना बनाना शुरू करता है। और इस बार तो वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके खाना बनाता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वाओ, इसका जिंदगी तो काफी ज्यादा अच्छी है। और अब वो उस माउंटेन तक बस पहुंचने वाला था, लेकिन अब वो एडवेंचर करते करते वो फाइनली फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन तक पहुंच चुका था। और ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब से मॉन्स्टर भी रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले टाकीरो अपनी लाइट एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो अंधेरे में अजीब अजीब सी चीजों को देख सके। और वहाँ पर भी वो अपनी सर्च मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और तरह तरह की आइटम्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पर उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को ढूंढना था, इसीलिए वो भागना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से वो एक खाई में गिरने वाला था और वापस से किसी नई दुनिया में इसका होने वाला था। लेकिन सही समय पर वो फ्लाई मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उस वक्त उसकी एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अचानक से जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि वो तो किसी माइन में पहुंच चुका है और वहाँ पर उसे बहुत से सिंबल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो अपना माइन करने वाले अस्त्र को निकालता है और वहाँ पर उसे बहुत से ओर्स मिलते हैं जैसे कि सिल्वर ओर और बाकी की चीजें भी। वो उस माइन में मिथरल ओर को रिसर्च करना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से वो माइन जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकीरो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वापस से वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर अपने मैजिकल फायरबॉल को फेंकता है और वहाँ पर पूरी की पूरी जगह को उड़ा कर रख देता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे फाइनली मिथरल ओर मिल चुका था, पर वो तादाद में काफी कम थे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो थोड़े बहुत और मिथरल ओर को ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वो उस माइन में रिसर्च करना शुरू करता है। अचानक से उसे उसी माइन में एक अजीब सी गुफा दिखती है, इसीलिए वो वहाँ पर भागना शुरू करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बहुत सी मिथरल ओर को कलेक्ट कर सके। और अब वो उस केव के अंदर फाइनली पहुँच चुका था और जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो देखता है कि उस केव के अंदर तो एक अजीब सी नदी है जिसमें कि एक अजीब सा वाटर है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस पर अपनी एप्रिल स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि जो ये वाटर है ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि एसएस रैंक का एलिमेंटल वाटर है। अचानक से तभी नीचे से आवाज आती है, आखिरकार मुझे किसने जगाया? पर टाकीरो को ये आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। वो तो उसे अप्रैल करने में काफी ज्यादा बिजी हो चुका था। उसे पता चलता है कि यहाँ पर पिछले समय में एक ड्रैगन रहता था, इसीलिए टाकीरो उस पानी को पीना शुरू
शुरू करता है। लेकिन तभी अब टाकीरो की फील्डिंग एकदम सेट हो चुकी थी। उस वाटर के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है और टाकीरो की ये देखकर एकदम फट चुकी थी, इसलिए वो मत्था टेक कर उसे माफी मांगना शुरू करता है। प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपका ध्यान भंग किया। तुम में से काफी माना आ रहा है और तुम मेरे सामने खड़े भी हो पा रहे हो। तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं लगते। टाकीरो के अंदर का माना काफी ज्यादा था, इसीलिए उसकी वजह से उस ड्रैगन की नींद भंग हो गई। वो उसे बोलता है, मैं एक एंशिएंट ड्रैगन हूँ और मेरा नाम है वॉल्डियस। लेकिन टाकीरो की ग्रैंड मस्ती काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे बोलता है, क्या मैं आपको मिस्टर वॉल बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है। वो ड्रैगन उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन किस चीज में? तुम्हें मेरे बच्चे को हैच करना होगा और बदले में मैं तुम्हें इस मिथरल ओर को दे दूंगा। और अब वो फाइनली काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर बदले में टाकीरो को उसके बेटे को हैच करना होगा, यानी कि एक ड्रैगन के बेटे को, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपनी मैजिकल एबिलिटी से अपने अंडे को बाहर निकालता है और वो पूरा का पूरा ब्लैक था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। वो टाकीरो को उस एग को दे देता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से इसे हैच करो। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगा? इसमें अपना पूरा का पूरा माना डाल दो। और अब टाकीरो भी समझ चुका था कि आखिरकार उसे करना क्या है, इसीलिए वो अपनी हिटिंग मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और अपने पूरे के पूरे माना को उस एग के अंदर डाल देता है। अचानक से वो एग उसके पूरे के पूरे माना को एब्सॉर्ब करना शुरू करता है और टाकीरो का माना लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो चुका था और अब टाकीरो बेहोश हो चुका था, यानी कि वो किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई होने वाला था। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि सोलर सिस्टम का मैनेजर था, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लैक था। वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, तुम्हें उस ड्रैगन से भिड़ना नहीं चाहिए था, अगर तुम्हें ड्रैगन दिखे तो वहाँ से चुपचाप भाग लो। अचानक से अब उसके बाद टाकीरो को वापस से होश आ चुका था। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, वो अपने सामने अंधकार को देखता है। वो बोलता है, मिस्टर वी आखिरकार आप कहाँ हो? लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि उसी ड्रैगन के बच्चे की थी, यानी कि अब वो फाइनली हैच हो चुका था और वो काफी ज्यादा क्यूट भी था। वो क्यूट बेबी ड्रैगन सीधे ही टाकीरो के पास आता है और उसकी गोदी में चढ़ जाता है और वो ड्रैगन टाकीरो को बोलता है, जल्दी से इसे कोई नाम दो। और टाकीरो उसे नाम देने के लिए बहुत सोचता है, लेकिन लास्ट में वो फाइनली उसे नाम दे देता है और वो होता है बी। और वो क्यूट बेबी ड्रैगन भी इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए वो टाकीरो से मिलना जुलना शुरू करता है। वो ड्रैगन उसे बोलता है, अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो अभी अभी पैदा हुआ है ना? और उस क्यूट बेबी ड्रैगन को टाकीरो काफी ज्यादा पसंद आता है और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन अब वहाँ से वापस से उसी नदी में कहीं डूब चुका था। और अब टाकीरो को फाइनली मैजिकल मिथरल ओर तो मिल चुके थे और साथ साथ में ही अपनी जर्नी के लिए एक नया पार्टनर भी। वो उस बेबी ड्रैगन को बोलना शुरू करता है, तो क्या तुम जर्नी के लिए रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। पर वो ड्रैगन बच्चा काफी ज्यादा बदबूदार था, इसलिए वो सबसे पहले उसे साफ कर देता है। और अब वो लोग फाइनली केव से बाहर आ चुके थे। जब भी बाहरी लाइट को देखता है तो वो काफी खुश हो चुका था, इसीलिए वो उड़ना शुरू करता है। इतने में ही टाकीरो से बोलता है, बी तो क्या तुम्हारा पहला टाइम था? और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन तभी टाकीरो को पता चलता है कि अभी तो इवनिंग हो रही है और रात में ही फॉरेस्ट काफी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज की रात यहीं पर कैंप लगाने वाले हैं। और अब बी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाकीरो अपने आइटम बॉक्स को निकालता है और वहाँ से वो सबसे पहले एलिमेंटरी वाटर को निकालता है, जो कि SS रैंक का होता है और जो कि उसे पिछली बार उस केव से मिला था। टाकीरो को पता चलता है कि मिस्टर वी ने उसके बैग में इनफाइनाइट वाटर को डाल दिया है, इसीलिए टाकीरो सबसे पहले बी को उस वाटर को पिलाता है। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि इस समय पर बी एक बच्चा है और यहाँ तक कि अभी उसके पास कोई दांत भी नहीं है और वो कुछ खा भी नहीं सकता, इसलिए टाकीरो उसे उसी वाटर को पिलाता है। और अब तुम दोनों का ही माना लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। रात के समय हम देखते हैं कि टाकीरो अपने बैग से कुछ मैजिकल स्टोन को निकालता है और अपने और बी के ऊपर एक बैरल को क्रिएट कर देता है। उसे याद आता है कि जब वो इस वर्ल्ड में घूम रहा था तो वो बुक स्टोर में गया था और जहाँ से उसे पता चलता है कि मैजिकल स्टोन इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रीशियस है। लेकिन टाकीरो के पास एक काफी ज्यादा कमाल की पावर होती है कि वो अपने मैजिक से ही मैजिकल स्टोन को क्रिएट कर सकता है और वो देखते ही देखते एक थर्मल मैजिकल स्टोन को क्रिएट कर देता है और उसी
की हेल्प से आग जलाना शुरू करता है। यहाँ तक कि बी भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो अपनी थोड़ी बहुत कुकिंग स्पेल का यूज करता है और एक के बाद एक करके बहुत ही टेस्टी चीज बनाना शुरू करता है। और सबसे पहले वो बी को सूप को खिलाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गर्म था, इसीलिए बी की जुबान एकदम जल चुकी थी। इसीलिए टाकीरो उसे एकदम ठंडा करके उस सूप को पिला देता है और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। रात के समय अब वो लोग सोना शुरू करते हैं, लेकिन तभी टाकीरो बी को पूछता है, बी क्या तुम्हें अपने डैड यानी कि मिस्टर वी की याद नहीं आ रही? लेकिन अब बी ने अपना पेरेंट्स पूरी तरह से टाकीरो को मान लिया है। टाकीरो को अपने अप्रेजल स्किल से पता चलता है कि बी अभी बच्चा ही है, लेकिन फिर भी वो बी रैंक का है, जो काफी ज्यादा खौफनाक चीज होती है। यानी कि जैसे जैसे करके बी का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, उसका रैंक भी लेवल अप होता रहेगा। इसीलिए वो बी को बोलना शुरू करता है, बी चाहे जो भी हो जाए तुम्हें कैसे भी करके डिस्ट्रक्शन नहीं मचानी है। लेकिन तब तक तो बी सो चुका था और अब टाकीरो अपनी नई लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ रही है। उसे पता चलता है कि मिस्टर बी का मिलना भी उसी सोलर सिस्टम मैनेजर ने किया हुआ है, क्योंकि उसने जाते वक्त उसे एक अजीब सी पावर को दे दिया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि टाकीरो पहाड़ चढ़ना शुरू करता है, क्योंकि अब उन लोग कैसे भी करके वापस से अपने रूम यानी कि टॉर्मी विलेज में जाना था। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी टाकीरो को याद आता है ये तो वही फॉरेस्ट था जहाँ पर कि रात के समय काफी खतरनाक मॉब यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये डे टाइम है इसलिए यहाँ पर कोई भी मॉब नहीं है। इसीलिए वो लोग यहीं से ट्रेवल करने का फैसला लेते हैं। बी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी टाकीरो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजों को गैदर करेगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी रिसर्च एबिलिटी का यूज करता है और यहाँ पर अजीब सी चीजों को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बी डरते डरते उसके पास आ चुका था। लेकिन तभी टाकीरो एक बार वापस से अपनी रिसर्च मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि इस फॉरेस्ट में तो अभी भी काफी खूंखार मॉन्स्टर अवेलेबल है। इसीलिए वो बी को अपने सेव कर देता है। उसे याद आता है कि जब पिछली बार वो यहाँ पर आया था तो उसे लग रहा था कि उसकी बदबू से कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। और अब टाकीरो और बी काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सी रैंक का मॉन्स्टर द रॉक फैल्कन वहाँ पर आ चुका था और बी की तो उस चीज को देखकर एकदम फटकर चार हो चुकी थी। लेकिन टाकीरो एकदम चिल था, क्योंकि उसने इससे भी खूंखार मिस्टर वी को जो देख लिया था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो रॉक फैल्कन को रात के समय कच्चा पकाकर खाने वाला है। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी आइस नेडल मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। और अब तो उन लोगों के रात के खाने का इंतजाम भी हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बी उसे बताता है, अरे वहाँ देखो कुछ सर्पेंट वुल्फ हम पर अटैक करने वाले हैं। और जैसे ही टाकीरो उन लोगों को देखता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले वो उसे बचने के लिए अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट कर देता है और जमीन से काफी ज्यादा ऊंची जंप मारता है और नीचे आकर ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके अपने शरीर को काफी ज्यादा भारी कर लेता है और एक के बाद एक करके उन सर्पेंट वुल्फ को पकड़ पकड़ कर पेलना शुरू कर देता है। और अब तो उसने देखते ही देखते हर एक वुल्फ को खत्म कर दिया था और अब वो लोग उनका मीट को गैदर करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो को एक बार वापस से अपनी रिसर्च मैजिकल एबिलिटी से पता चलता है कि यहाँ पर तो अभी भी काफी मॉन्स्टर अवेलेबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बी उसे अपने साथ उड़ाना शुरू करता है ताकि वो जल्द से जल्द टॉर्मी विलेज तक पहुँच पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकीरो से बोलता है, अरे बी मैं काफी ज्यादा भारी हूँ, प्लीज मुझे नीचे फेंक दो। और वो भी ऐसा ही कर लेता है और वो टाकीरो को आसमान से सीधा ही नीचे फेंक लेता है। लेकिन टाकीरो इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने तो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज को पार कर लिया है और अब वो लोग टॉर्मी विलेज के काफी पास आ चुकी है। इसीलिए अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले टाकीरो बी को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने रूम में वापस पहुंच सके। और टाकीरो के हाथ में एक ब्रांच पड़ी थी, इसलिए बी उसे बोलता है, आखिरकार ये क्या है? टाकीरो से बताता है कि ये ब्रांच काफी ज्यादा स्पेशल है और ये पहले से ही उसकी आइटम बॉक्स में पड़ी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि बी उस पर अपने मिस्ट मैजिक का यूज करके उस ब्रांच को काफी बड़ी कर देता है और अब वो एक स्टाफ में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन टाकीरो को समझ नहीं आता कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक गैदरर है और क्या वो किसी स्टाफ को रख भी सकता है या फिर नहीं। और वो लोग आपस में बकलोली कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को फॉरेस्ट से किसी खूंखार मॉन्स्टर की आवाज आना शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर कि बी अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और ना चाहते हुए भी टाकीरो को उसके पीछे पीछे आना पड़ता है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वो मॉन्स्टर है कौन।
हम देखते हैं कि बी एक जगह पर आकर रुक जाता है, इसलिए टाकीरो भी उसके पीछे आता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अजीब सी एल्फ लड़की से होती है और उसकी हालत काफी से खराब थी। टाकीरो उसे पूछता है क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन अभी वो एल्फ ठीक से बोल भी नहीं पाती, यहाँ तक कि वो कुछ कर भी नहीं पाती। बाद में उसके पेट से अजीब सी आवाजें आना शुरू होती है। टाकीरो को पता चलता है कि जो ये एल्फ है ये काफी दिनों से भूखी है और वो मॉन्स्टर साउंड कहीं और से नहीं बल्कि इस एल्फ के पेट से आ रही है। वो बोलती है मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए टाकीरो सबसे पहले अपने आइटम बॉक्स को वहाँ पर निकालता है और उस एल्फ को उस वाटर बॉटल को दे देता है, जिस बात को देख कर कि एल्फ काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा भूखी थी और उसके पेट में से साउंड आना वापस से शुरू हो जाती है। इसलिए टाकीरो अपने बैग में कुछ दिखता है और वहाँ पर उसे फाइनली लंच मिल चुका था। वो उस एल्फ को अपने लंच को दे देता है, जिसको खा कर कि अब वो एल्फ काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और यहाँ तक कि अब उसका माना पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका था। वो बोलती है वाओ ये खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो सीधा ही जन्नत में जा रही हूँ। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी टाकीरो उसे पूछना शुरू करता है तुम एक एडवेंचर हो ना, तो आखिरकार तुमने अपने साथ कुछ खाना क्यों नहीं लाया। जिस बात को सुनकर कि वो एल्फ काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। टाकीरो से बोलना शुरू करता है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि ऐसी चीजों से सिर्फ और सिर्फ नूब एडवेंचर ही करते हैं, कहीं तुम नूब तो नहीं। जिस बात को देखकर कि वो एल्फ और ज्यादा एम्बैरेस फील होना शुरू हो चुकी थी। वो टाकीरो के पास आती है और टाकीरो से बोलता है अरे नहीं तुम में से तो काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है, शायद से गोबर की बदबू है। और जिस बात को सुनकर कि एल्फ को काफी ज्यादा शर्मा जाती है, इसीलिए वो टाकीरो को बाय बोलकर अब वहाँ से निकल जाती है। वो उसे बोलती है बाय मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और अब ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से निकल जाती है। और अब टाकीरो और भी सबसे पहले उस फॉरेस्ट में कुछ आइटम्स को गैदर करना शुरू करते हैं और वहाँ पर टाकीरो को बहुत सी चीजें मिलती है जो काफी ज्यादा ओपी रैंक की होती है। और अब वो लोग फाइनली फॉरेस्ट के एग्जिट तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर की बी को आती हुई दूर से ही एक वैगन नजर आ जाती है और टाकीरो उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और अब वो वैगन भी टाकीरो के पास आ चुकी थी और वहाँ पर वो देखता है कि उस वैगन के आगे तो एक ई रैंक का हॉर्स खड़ा हुआ है जो कि एक यूनिकॉर्न है। आगे अब टाकीरो उस वैगन के मालिक से बातचीत करना शुरू करता है और वो उसे बोलता है अरे एडवेंचर तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। लेकिन टाकीरो से बोलता है अरे मैं कोई एडवेंचर नहीं हूँ, मैं एक गैदरर हूँ। क्या एक गैदरर, ये तो काफी ज्यादा रेयर बात है, तुम जा कहाँ रहे हो। टाकीरो से बताता है कि वो टॉर्मी विलेज की ओर आगे बढ़ रहा है और वो लोग भी टॉर्मी विलेज जा रहे होते हैं, इसीलिए वो उसे बोलता है तो क्यों न तुम मेरी वैगन में आ जाओ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ। लेकिन अब वो फाइनली उस वैगन में आ चुका था और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात उस बंदे की फैमिली से होती है। वहाँ पर एक औरत थी और 2 बच्चे भी थे। वो उसे बातें करना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली टॉर्मी विलेज में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब उन लोगों को पता चलता है कि टाकीरो का साइज तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। टाकीरो को एहसास होता है कि जब से वो इस वर्ल्ड में आया है तब से हर किस्म का बच्चा उसे काफी ज्यादा लगाव करते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। इसीलिए वो उन बच्चों से बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन तभी टाकीरो बोलता है सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, मेरा साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है अरे कोई बात नहीं, साइज मैटर नहीं करता। और अब टाकीरो उन बच्चों से बातचीत करना शुरू करता है। वो उन बच्चों को बोलता है आखिरकार तुमने मुझे लिफ्ट कैसे दे दी, क्या पता कहीं मैं कोई चोर निकलूं। लेकिन तभी वो बच्चा बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप आए तो मैजिकल बेल बिल्कुल भी रिंग नहीं करी। और तब जाकर टाकीरो को पता चलता है कि ये मैजिकल बेल बैड माना को सेंस कर देती है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को अपना नाम बताता है और इतने में ही वो लोग भी अपना अपना नाम बताते हैं। उस औरत का नाम एलिजा होता है, लड़की का नाम यूनान, उस लड़के का नाम कैन और वैगन के मालिक का नाम पॉलन होता है। लेकिन तभी उन बच्चों को टाकीरो के पीछे से कुछ तो अजीब सी आवाज आती है और वो टाकीरो को बोलना शुरू करते हैं कि आखिरकार वहाँ पर है कौन, क्या वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। क्योंकि इस वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा आम होता है कि हर एक एडवेंचर अपने साथ किसी मॉन्स्टर को पेट बनाकर रखता है। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को बोलना शुरू करता है नहीं मेरे पास काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब भी उन बच्चों के सामने पहाड़ आ जाता है, जिसे देख कर कि वो बच्चे अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को भी काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और जब बाकी लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि टाकीरो के पास एक ड्रैगन का बच्चा है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो उसे पूछना शुरू करते हैं मिस्टर क्या आप कोई ड्रैगन नाइट हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन नाइट के पास ही होता है। लेकिन टाकीरो ने बोलना शुरू करता है अरे नहीं मुझे तो ये बच्चा
फॉरेस्ट में मिल गया था। तो क्या तुमने इस ड्रैगन को खुद हैच कराया? हाँ, मैंने ऐसा ही किया। और जिस बात को सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। बाद में जाकर टाकीरो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन नाइट ही ड्रैगन को रख सकते हैं और ड्रैगन होना काफी ज्यादा ही रेयर बात होती है। और अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात के समय अपने यहाँ कैंप लगाएंगे। टाकीरो सबसे पहले लाइट मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर अपने सामने कुछ मैजिकल स्टोन को वहाँ पर रख देता है। और पोलन और बाकी लोग उसकी इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे, इसीलिए वो अब फायर मैजिक का यूज करके अपने आसपास फायर जलाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को बोलता है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? क्या पता हमारे ऊपर कोई खूंखार मॉन्स्टर आकर अटैक कर ले। लेकिन तभी वो लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टिंगू ड्रैगन तो है हमें बचाने के लिए। और अब वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हम देखते हैं कि टाकीरो सबसे पहले अपनी सॉर्सरी का यूज करता है और वहाँ पर फायर को जला देता है। और इस चीज को देखकर तो बालक काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि एलिजा उन लोगों को बोलना शुरू करती है, चलिए अब आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन तभी टाकीरो एक बार वापस से बोलता है, अगर आप लोग चाहे तो क्या मैं ज्यादा खाना बना सकता हूँ? और वो लोग भी हाँ में जवाब देते हैं। और टाकीरो देखते ही देखते सभी लोगों के लिए अब खाने को बना लेता है। और जब वो लोग उसके खाने की बाइट लेते हैं तो वो लोग तो सीधा ही जन्नत में जा चुके थे, यानी कि उन लोगों को वो खाना काफी ज्यादा ही पसंद आता है। यहाँ तक कि पोलन रोना शुरू कर देता है। पोलन, आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। हम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ सड़ा हुआ मीट खा रहे हैं, लेकिन बहुत समय बाद मुझे ऐसा खाना खाकर काफी खुशी हुई। टाकीरो, तुम तो एक जादूगर हो। और अब वो सभी लोग खाना खाकर गाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। सोते हुए वो अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है कि उसे सभी के साथ मिलकर बैठकर खाने। और अब पेलम और टाकीरो अपनी नींद से जाग चुके थे, लेकिन बी और बच्चे अभी भी आराम से सो रहे थे। वही हम देखते हैं कि टाकीरो सुबह सुबह ही अपने औजारों में तेल लगाना शुरू कर देता है और पेलम भी अपने घोड़ों की देखभाल करना शुरू कर देता है। इतने में ही एलिजा टाकीरो के पास आती है और वो उसे बोलती है, जो एडवेंचरर अपने टूल्स का ख्याल रखता है वो आगे जाकर एक बहुत अच्छा एडवेंचर बनता है। और टाकीरो इस बात को सुनकर काफी खुश हो चुका था और अब उसे अपनी नई इसेकाई लाइफ भी काफी पसंद आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी पेलम टाकीरो को बोलता है, टाकीरो चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चलते हैं। और अब टाकीरो और बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग टॉर्मी विलेज तक पहुंच पाए। पर इस बार ड्राइविंग टाकीरो करता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके नई दुनिया में आकर यूनिकॉर्न को चलाना था। और इतने में हम देखते हैं कि अब बी भी फाइनली उठ चुका था और जो वो यूनिकॉर्न होता है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि वो टाकीरो की हर एक बात को मान रहा था। और अब वो लोग फाइनली टॉर्मी विलेज तक वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब टाकीरो टॉर्मी विलेज को देखता है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि अब बाकी लोगों को भी टॉर्मी विलेज तक पहुँचने में काफी अच्छा लगता है। इतने में हम देखते हैं कि पेलम और अब उसकी फैमिली आगे बढ़ना शुरू कर देती है और अब वो लोग टाकीरो से अलविदा ले लेते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि टाकीरो उस गार्ड से बातचीत करना शुरू कर देता है। वो गार्ड से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार पेलम करता क्या है? हाँ मुझे पता है, वो एक जर्नर है, यानी कि वो पूरी दुनिया घूमता है और उसका बस एक ही मकसद रहता है कि उसे दुनिया के हर एक कोने में घूमना होगा। इतने में ही वो गार्ड टाकीरो को बोलता है, क्या तुम्हें जेरम के पास नहीं जाना? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। आगे टाकीरो जेरम द ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जिसने कि उससे मिथ्रिल ओर आने को कहा था। और बाकी के बच्चे बी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो उस मिथ्रिल ओर को जेरम को दे देता है और जेरम बड़े ही ध्यान से उस मिथ्रिल ओर को घूरना शुरू कर देता है और वो उसकी एबिलिटी चेक भी करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, टाकीरो क्या तुम्हें पता है ये बहुत कड़क माल है? ये तो वैसे मुझे पता ही था। उसके बाद वो उसे मिथ्रिल ओर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, बच्चे तुझे पता है ये कोई नॉर्मल मिथ्रिल ओर नहीं बल्कि मैजिकल मिथ्रिल ओर है, यानी कि ये लेजेंड स्टफ है और लेजेंड स्टफ इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक होता है। यहाँ तक कि टाकीरो भी जब इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और अब तो जेरम भी उस मिथ्रिल ओर को पाकर काफी खुश हो चुका था। वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, टाकीरो तुम सच में ही एक काफी कमाल के गैदरर हो। अच्छा तो क्या ऐसी बात है? थैंक्स। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जर्नी आगे बेलकाइम सिटी में कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी स्किल है और अगर तुम यहीं पर रहे तो तुम्हारी स्किल्स बेकार हो जाएगी। और अब टाकीरो भी बेलकाइम सिटी का नाम सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था
और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि टाकीरो आगे जाकर बेलकाइम सिटी में जाने वाला है। यहाँ तक कि अब वो बुढ़ाऊ भी ये देखकर काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं थे कि वो मिथरल ओर को खरीद सके, और अगर गलती से भी वो एक मिथरल ओर को खरीदने के लिए वहाँ पर जाए तो इसमें पूरे का पूरा गाँव बिक जाएगा। और अब टाकीरो भी सोच में पड़ चुका था कि आखिरकार उसे अपने आइटम के साथ वहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन वो डिसाइड कर देता है कि वो बेलकाइम सिटी में जाकर रहेगा। और रात के समय टाकीरो बुक पढ़ना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एडवेंचर के बारे में और गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को ले लेता है, और बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो एडवेंचर्स होते हैं वो भी काफी टाइप के होते हैं, और सबसे पहले उसे किसी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा ताकि वो एडवेंचर बन पाए। और वो अपने मन में इसी बात को सोचना शुरू कर देता है। तभी वो बी को बोलता है, तो बी क्या तुम रेडी हो एक नए एडवेंचर पर जाने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसीलिए वो रात के समय सबसे पहले एक मेड से मिलता है जो कि उसे कुछ खाने के लिए दे देती है। और रात के समय पूरे विलेज में जश्न होना शुरू होता है। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में थे और सभी लोग काफी हैप्पी भी थे, और यहाँ तक कि सभी लोगों को बी और टाकीरो काफी पसंद आते हैं, क्योंकि टाकीरो हमेशा ही दूसरों की काफी ज्यादा देखभाल करता था। और अब अगले दिन जाकर टाकीरो सबसे पहले एक मशरूम को गैदर करता है, और अब उसके बाद वो उसी मेड के पास जाता है, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर दिया था कि वो अगली सुबह बेलकाइम सिटी में जाएगा। सबसे पहले वो मेड से बातचीत करना शुरू करता है, और अब वो मेड भी टाकीरो के जाने पर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, टाकीरो क्या तुम कुछ और देर तक नहीं रुक सकते? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मुझे काफी रोना आ जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब मेड भी उसकी इस भावना को समझ चुकी थी, इसीलिए वो उसे जाने से पहले कुछ लंच को बनाकर दे देती है, लेकिन वो लंच काफी ज्यादा था। टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, शुक्र है मेरे पास आइटम बॉक्स है। और रात के समय टाकीरो और बी फ्री फायर खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि कल सुबह उसे बेलकाइम सिटी की ओर जाना होगा, पर बदले में वो इन गाँव वालों को कुछ देना चाहता था, और इसीलिए वो बहुत सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो लोगों को कौन सी गिफ्ट को देगा। सबसे पहले वो अपनी जेब से एक मिथरल ओर को निकालता है और एक लैंटर्न को भी। वो उन दोनों को अपने टेबल पर रख देता है, और अब उन दोनों को मर्ज करने का यानी कि अपने मैजिक से फ्यूज करने का बहुत प्रयास करता है। वो सबसे पहले उन लोगों पर अपने मैजिक पावर का यूज करता है, और अब वो दोनों चीज आपस में कंबाइन हो चुकी थी। और टाकीरो उस चीज को देखकर काफी खुश हो चुका था, ये तो बिल्कुल वही चीज है। और अब अगली सुबह टाकीरो बेलकाइम सिटी में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुका था, और सभी लोग उसके जाने से काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। लेकिन तभी वो बाकी लोगों को बोलता है, देखो जाने से पहले मैंने आपके लिए एक छोटे गिफ्ट को तैयार किया है। और सभी लोग उस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि किसी को भी समझ आता कि आखिरकार ये चीज क्या है। बाद में जाकर वो लोगों को बताता है कि ये चीज एक बैरियर की तरह पूरे विलेज की प्रोटेक्शन करेगी, और जो कोई भी मॉन्स्टर इसके अंदर आएगा वो खत्म हो जाएगा। और जब जैरम इस चीज को देखता है तो वो काफी हैरान हो चुका था, और सबसे पहले वो उस चीज को अपने हाथों में ले लेता है ताकि वो उसे देख सके। वो देखना शुरू करता है, और वहाँ पर वो पाता है कि इसके नीचे तो सच में एक मिथरल ओर है। लेकिन जब तक वो कुछ बोल पाता तब तक टाकीरो वहाँ से भाग जाता है। वो बोलना शुरू करता है, टाकीरो क्या तुमने सच में इस चीज को बनाया? ये तो एक लेजेंडरी आइटम है। और आगे हम देखते हैं कि टाकीरो और बी अपनी जर्नी पर निकल चुके थे, और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था, और वो काफी शक्तिशाली भी था। लेकिन जब टाकीरो उस पर अपनी एयरप्रेस एबिलिटी का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि जो ये मॉन्स्टर है ये सी रैंक का है, और यहाँ तक कि इसे खा भी सकते हैं। और जब उन लोगों को इस बारे में पता चलता है तो उन लोगों का फाइनली डिनर का इंतजाम हो चुका था। सबसे पहले टाकीरो से मारने के लिए अपनी बॉडी को रिडक्शन और हेवन कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भी उसकी ओर आगे बढ़ता है, और वो उस पर अपनी सोनिक मैजिकल एबिलिटी से उसे एक स्लैश में खत्म कर देता है। टाकीरो से बोलता है, वाह बी क्या तुम ये भी कर सकते हो? लेकिन तभी टाकीरो और बी को वहाँ पर दो क्रैब मॉन्स्टर और भी घेर लेते हैं, और अब वो उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि उसे कैसे भी करके उन लोगों पर मारना होगा, लेकिन वो तो सी रैंक के थे ना। लेकिन तभी वो क्रैब मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बी अपने आईक्यू के यूज करके टाकीरो को वहाँ पर उड़ा देता है, और वो दोनों क्रैब मॉन्स्टर्स एक दूसरे में ही घुसंड मार कर एकदम मर चुके थे। और अब उन लोगों का डिनर का इंतजाम फाइनली हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रैब मॉन्स्टर टाकीरो पर चार्ज कर लेता है। टाकीरो अपने स्टाफ को
निकालता है और उसे एक होम रन मारकर फाइनली अब फिनिश कर देता है। और अब रात के समय टाकीरो क्रैब मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने माना को अपने हाथ में लेता है और एक के बाद एक करके क्रैब मॉन्स्टर को चॉप करना शुरू कर देता है। और अब उसके बाद वो उसे मस्त तेल में फ्राई कर देता है। सबसे पहले वो उसमें थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत नमक डाल देता है और अब फाइनल लोगों का डिनर बनकर एकदम रेडी हो चुका था। और जब बी और टाकीरो इस चीज को खाते हैं तो वो उन दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। और अब अगली सुबह वो लोग फाइनली बेलकाइम सिटी तक पहुंच चुके थे। बेलकाइम सिटी सच में ही काफी बड़ी थी और जब टाकीरो सिटी पर अपने प्रेजेबिलिटी का यूज करता है तो वो सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि ये सिटी काफी अच्छी है। यहाँ तक कि ये बी भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। और वहीं टाकीरो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ लोग उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अब उन लोगों को भी किसी प्रोसेस होकर गुजरना होगा। सबसे पहले वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है और अब फाइनली टाकीरो की बारी आ चुकी थी। टाकीरो बी को सबसे पहले कहीं छुपा लेता है और अब वो अंदर जाना शुरू करता है, जहाँ पर कि एक गार्ड और एक लड़की टाकीरो के सामान को इंस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। और वो उसे बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम टाकीरो है। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं एक गैदरर हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी आइटम्स को सेल करने के लिए यहाँ पर आए हो? अरे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे जो यहाँ पर एडवेंचर बनना है। और अब गार्ड भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और सबसे पहले वो उस पर अपनी एबिलिटी एवेरेस का यूज करता है, जिससे कि वो टाकीरो के बारे में हर एक चीज को जान पाए। वो टाकीरो से कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करता है और अब टाकीरो भी उसकी हर एक क्वेश्चन को सही सही जवाब दे देता है। और अब उन बाकी लोगों को पता चल चुका था कि टाकीरो का कोई गलत इंटेंट नहीं है, लेकिन तभी टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, आखिरकार इन लोगों को मेरा स्टेटस कैसा दिख रहा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकीरो उल्टा उन लोगों पर ही एफेरस एबिलिटी का यूज कर देता है, जहाँ पर से पता चलता है कि वो लोग तो उसके स्टेटस को एकदम गलत देख रहे हैं। और अब फाइनली टाकीरो की ये प्रोसेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी वो गार्ड उसे बोलना शुरू करता है, तुम्हारे स्टेटस में मैंने एक चीज देखी, आखिरकार ये ड्रैगन ब्लेसिंग क्या है? अच्छा ड्रैगन ब्लेसिंग। इसलिए टाकीरो अपने पेट बी को वहाँ पर निकाल देता है। और जब वो लोग बी को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वाओ ये तो कितना क्यूट है, क्या एक ड्रैगन है? हाँ ये एक ड्रैगन है, मुझे किंग को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि ड्रैगन इस पूरे वर्ल्ड में काफी रेयर स्पीशीज होती है। क्या तुम्हारे पास कोई सिंबल है? अगर है तो प्लीज अपने पेट पर लगा दो। ताकि वो अपने बैग में देखना शुरू करता है, जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा सिंबल मिलता है और वो उस चीज को बी की टेल में लगा देता है, और जिसे देख कर की बी काफी खुश हो चुका था। आगे अब वो गार्डो से बातचीत करना शुरू करते हैं और अब वो लोग टाकीरो को बोलना शुरू करते हैं, यहाँ से बस सीधा जाओ, तुम्हें एडवेंचरस गिल्ड मिल जाएगा। और अब टाकीरो और बी भी एडवेंचरस गिल्ड की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग उस गेट से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वो सिटी के मार्केट में जाते हैं और टाकीरो और बी को वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। आगे चलते चलते अब उन लोगों को फाइनली स्क्वायर शेप की एक बिल्डिंग मिल चुकी थी और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को इसके अंदर जाना होगा, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि एडवेंचरस गिल्ड ही था। और अब वो लोग फाइनली एडवेंचरस गिल्ड तक वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर टाकीरो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आरियाना से मिलता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। आरियाना टाकीरो से पूछती है, आखिरकार तुम्हारी क्लास क्या है? दरअसल मैं एक गैदरर हूँ। क्या एक गैदरर? ये तो काफी रेयर बात है। उसके बाद वो टाकीरो को एक फॉर्म को फिल करने के लिए दे देती है और अब टाकीरो भी अपनी एबिलिटी से वहाँ पर अपना नाम, ग्राम और पता वहाँ पर भर लेता है। आगे अब वो उसे और भी ज्यादा पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है? ये उतना ज्यादा नहीं है कि आपको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है या फिर नहीं? वैसे मुझे थोड़ा सा तो है। तो क्या इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ मेरे पास है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो अपने आइटम बॉक्स से एक बहुत बड़े क्रैब मॉन्स्टर की बॉडी को वहाँ पर रख देता है और जब आरियाना और बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक एडवेंचर के पास आइटम बॉक्स भी हो सकता है। और आइटम बॉक्स इस पूरे वर्ल्ड में एक काफी रेयर गिफ्ट होती है। और अब बाकी गिल्ड के लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे और अब वो लोग टाकीरो से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वहाँ पर एक अजीब सा बियर मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और वो टाकीरो को बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? और वो टाकीरो पर अपनी एवियस एबिलिटी का यूज कर देता है। वो आरियाना को बोलता है, आरियाना तुम इसे साइन कर सकती हो क्योंकि इसका ऑरा ब्लू है। टाकीरो को समझ आता कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या, लेकिन तभी वो बियर उसे बताता है, मैंने तुम पर अपनी एवियस एबिलिटी का यूज किया और तुम में से मुझे एक ब्लू ऑरा नजर आ रहा था, यानी कि तुम एकदम क्लीन हो। और जब सभी लोग टाकीरो के कंधे पर उस ड्रैगन को देखते हैं, यानी कि बी को, तो वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। और अब आगे आरियाना टाकीरो के फॉर्म को फिल करना शुरू कर देती है और अब फाइनली टाकीरो इस गिल्ड में साइन इन हो चुका था। और साइन अप होने के बाद आरियाना टाकीरो को एक कड़े को दे देती है, जिससे कि अब वो एडवेंचर गिल्ड में फाइनली अब लॉग इन तो हो ही चुका था। और अब बी और
और टाकीरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन तभी आरियाना टाकीरो को बोलती है, मैंने आपको एज एन एफ रैंक का एडवेंचर यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। और अब उसके बाद टाकीरो एडवेंचर की फैमिली से मिलने के लिए जल्दी से वहाँ पर निकल जाता है। सबसे पहले वो उसकी फैमिली से मिलता है और ये कोई और एडवेंचर नहीं था बल्कि वही एडवेंचर था जिसकी की बॉडी उसे एपिसोड 1 में मिली थी। वो उसकी फैमिली से बातचीत करना शुरू करता है और वो उन लोगों को बताता है मुझे उसकी बॉडी टॉर्मी विलेज के एक फॉरेस्ट में मिली थी। और बाद में जाकर टाकीरो को पता चलता है कि जो उसकी फैमिली है वो तो काफी ज्यादा बीमार है और यहाँ तक कि उसे रॉयल गार्ड्स की कही गई बातें भी याद आती है। उसने उसे कहा था, अच्छा वो अपने मॉम डैड के लिए टॉर्मी विलेज में गया था ताकि वो उनके लिए मेडिसिन को कलेक्ट कर पाए, पर अफसोस वो अब नहीं रहा। और टाकीरो को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि इन लोगों का बेटा कोई और नहीं बल्कि वही एडवेंचर था जो कि इन लोगों को एपिसोड 1 में मिला था। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो से बातचीत करने के बाद अब जल्दी से सिटी के ट्रेडर के पास वहाँ पर जाता है जो कि एक फॉक्स था और फॉक्स उसकी ट्रेड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है, वाओ तुमने मेरे लिए ब्लू मशरूम और कुछ और चीजें लाई है, ये तो काफी रेयर बात है। और अब टाकीरो को भी इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकीरो से मिलने के लिए वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आ चुकी थी और बाद में जाकर हमें पता चलता है कि टाकीरो तो सच में ही इस पूरी सिटी में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। और अब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलना शुरू करती है, टाकीरो आपसे बहुत से क्लाइंट्स मिलना चाहते हैं क्योंकि आपका काम उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ पर तो टाकीरो को हायर करने के लिए कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट वहाँ पर आ चुकी थी और अब इसीलिए टाकीरो में से कुछ रिक्वेस्ट को ले लेता है और बाकी की जाने देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब टाकीरो आराम से नहाने के लिए पब्लिक बाथ में निकल जाता है और अब वहाँ पर बीबी मजे करना शुरू कर देता है। टाकीरो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मुझे सिटी में आए 1 महीना हो चुका है और जब मैं यहाँ पर पहली बार था तो इसका पानी भी बहुत बुरा था, लेकिन मैंने अपने मैजिक का यूज किया और अब फाइनली ये अच्छा हो चुका है। टाकीरो आराम से चिल मारना शुरू करता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर उसका दोस्त एक मगरमच्छ सोल्जर वहाँ पर आ चुका था और अब वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। दरअसल ये टाकीरो का एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो साथ मिलकर बात लेना शुरू कर देते हैं और अब उस मगरमच्छ को भी उस एडवेंचर की फैमिली के बारे में पता चुका था। वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, टाकीरो मैंने सुना तुम हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकते हो। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि टाकीरो ने तो उन फैमिली की सिकनेस अपने हीलिंग मैजिक से ही एकदम खत्म कर दी थी और उसने उन लोगों से बदले में भी कुछ नहीं लिया। इतने में वो मगरमच्छ उन्हें बोलना शुरू करता है, तुम्हें बदले में काफी गोल्ड मिल सकते थे। लेकिन टाकीरो कहता है, अरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। और अब वो लोग मजे करना शुरू कर देते हैं। तो सच में तुम्हारे अंदर कोई भी ग्रीड नहीं है? नहीं, मेरे अंदर ग्रीड है, मुझे एक सीजर चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद अब वो मगरमच्छ वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि टाकीरो वापस से ट्रेड करने के लिए उसी फॉक्स के पास जाता है और अब उसका ट्रेडिंग का बिजनेस भी काफी अच्छा चल पड़ा था। यहाँ तक कि अब सभी के सभी लोग उसे इस पूरे टाउन में भी जाने लगे थे क्योंकि वो इस टाउन का एक खतरनाक गैदर बन चुका था। और अब आगे वो उस फॉक्स से बातचीत करना शुरू करता है। वो फॉक्स टाकीरो को बोलना शुरू करता है, टाकीरो तुम्हें अपने लेवल को अप करना होगा। मुझे पता है तुम अपने लेवल को अप कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हो। और टाकीरो भी अपने मन में कहता है, हाँ वैसे बात तो ये सही कह रहा है। उसके बाद टाकीरो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जिसके पास की वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आ चुकी थी और उसका नाम म्यू था। और सबसे पहले म्यू गिल्ड के एक एडवेंचर से मिलती है और वो उसे बोलना शुरू करती है, हमारे ऊपर खतरा आ चुका है, हम पर गॉब्लिन मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और अब सभी लोग इस बात को सुनकर काफी शाउट हो चुके थे क्योंकि इस टाउन में अभी कोई भी ए रैंक का एडवेंचर कोई भी मौजूद नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि टाकीरो भी वहाँ से जाना शुरू करता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग करे। लेकिन तभी पीछे से वो एडवेंचर टाकीरो को रोक देता है और वो उसे बोलता है, ओए बच्चे, आखिरकार तू कहाँ जा रहा है? तुझे हमारे साथ काम करना होगा। आगे अब वो प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उन गॉब्लिन्स को रोकेंगे। सबसे पहले उनका गिल्ड मास्टर बोलना शुरू करता है, हम उन गॉब्लिन मॉन्स्टर से रिवर पर ही लड़ेंगे और उन्हें खत्म कर लेंगे। लेकिन टाकीरो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अरे नहीं यार, मैं कहाँ फंस गया। लेकिन तभी कुछ लोग उसे बोलना शुरू करते हैं, ओए एफ रैंक की एडवेंचर, हमारे काम में अपनी नाक मत घुसाइयो वरना हम तुझे खत्म कर लेंगे। लेकिन तभी उन लोगों का बॉस वहाँ पर आता है और वो उसे गुस्से से कुछ बोलना शुरू कर देता है, मैंने तेरा नाम बहुत सुना है, क्या तू वही टाकीरो है? हाँ वैसे मैं वही हूँ, मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारे साथ आए। और अब टाकीरो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और ना चाहते हुए भी अब उसे गॉब्लिन को खत्म करने के लिए उनके साथ जाना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। और अब वो लोग गॉब्लिन को रोकने के लिए वहाँ पर निकल चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यू सबसे पहले टाकीरो के पास आती है और वो अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवा देती है और वो भी टाकीरो को पहले से ही जानती थी। टाकीरो, हम मिलकर उन गॉब्लिन को खत्म कर देंगे। और सबसे पहले वो लोग एक बड़ी सी पहाड़ी पर टेंट लगाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा छोटा सा ड्रैगन वहाँ पर आता है और जब म्यू उस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो चुका था। यहाँ तक कि वो रोना भी शुरू कर देती है। टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, अरे नहीं यार, आखिरकार मैं कहाँ आ गया, मुझे कैसे भी करके इसे काम डाउन करना होगा। इसीलिए वो उसे थोड़े बहुत मोटिवेशन स्पीच देना शुरू कर देता है। देखो, डरने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम डरती रहोगी तो आखिरकार तुम आगे कैसे बढ़ोगी। मुझे लगता है कि तुम्हें इंजर्ड सोल्जर की देखभाल करनी होगी क्योंकि तुम एक हीलिंग मेज हो। और अब वो भी इस बात को समझ चुकी थी और अब वो फाइनली थोड़ी बहुत मोटिवेट हो चुकी थी। इतना कहने के बाद अब वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब क्ले भी वहाँ पर आ चुका था। वो टाकीरो का मजाक उड़ाना शुरू करता है, हाँ टाकीरो, मुझे पता नहीं था कि तुम भी लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते हो। अरे नहीं यार, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आ गया। टाकीरो, सच में तुम एक कमाल के हीलिंग मेज हो, तुमने मेरे स्कार्स को भी हील कर दिया था, इसके लिए शुक्रिया। वो लोग बातें कर रहे थे कि इतने में ही फाइट का सायरन वहाँ पर बज चुका था और अब क्ले और टाकीरो को इस बारे में पता चुका था कि जो गॉब्लिन की आर्मी है वो टाउन की ओर आगे बढ़ रही है। इसीलिए क्ले डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ेगा क्योंकि वो एक फ्रंट लाइन का सोल्जर है और उसे हमेशा ही आगे रहकर लड़ना होता है। टाकीरो, अब मैं जाता हूँ, मैं तुम लोगों को कैसे भी प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे इसमें मैं खुद मर जाऊँ। और अब इतना कहने के बाद क्ले वहाँ से निकल जाता है और वहीं हम म्यू और उसके साथियों को देखते हैं और वो भी सोल्जर्स पर हीलिंग मैजिक कास्ट करना शुरू कर देते हैं। और अब टाकीरो को भी एहसास हो चुका था कि लड़ाई काफी सीरियस है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने आइटम बॉक्स से एक मैजिकल स्टाफ को निकालता है और एक बैरियर को अपने टेंट के चारों ओर लगा लेता है। और वो बैरियर काफी खतरनाक था, यहाँ तक कि सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। और अब टाकीरो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो क्ले के पास जा सके और फ्रंट लाइन में रहकर गॉब्लिन को पेट सके। और वहीं हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी गॉब्लिन से बड़े मुश्किल से लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो गॉब्लिन तादाद में काफी ज्यादा थे, यहाँ तक कि अब वो लोग भी वहाँ पर हारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी टाकीरो और भी दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले टाकीरो उन लोगों को एक वन पंच मार कर एक गॉब्लिन को वहाँ पर खत्म कर देता है और वो बाकी लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। बाकी लोगों से बताते हैं, ये गॉब्लिन काफी खतरनाक है। आगे अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोगों को कैसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन तभी भी वहाँ पर खड़ा होता है और सबसे पहले वो लोगों पर थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करके उन लोगों को पेल देता है। और अब टाकीरो और बाकी फॉक्स आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। वो लोग टाकीरो को बताते हैं, ये गॉब्लिन्स काफी खतरनाक है, हमें लगा था कि ये गॉब्लिन लो रैंक के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये गॉब्लिन हाई स्पीशीज के है। यहाँ तक कि क्ले हमसे गायब हो गया और वो अकेला ही लड़ रहा है। और अब जब टाकीरो को इस बात का पता चलता है कि जो क्ले है वो अभी अकेला ही लड़ रहा है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो भी उसके पास जाएगा। और वही हम अकेले क्ले को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर से गॉब्लिन्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब क्ले भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ही डैमेज हो चुका था। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर टाकीरो और भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो क्ले से बातचीत करना शुरू करते हैं। बाद में जाकर टाकीरो को पता चलता है कि जो क्ले है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। क्ले टाकीरो को बोलना शुरू करता है, टाकीरो और बी, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन का कमांडर है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि तुम लोग भी उसे खत्म नहीं कर सकते। और इतना कहने के बाद ही वो गॉब्लिन कमांडर उन लोगों पर अटैक कर देता है। और अब तो वहाँ पर बाकी के चिंगू पुंगू गॉब्लिन्स भी अब वहाँ पर आ चुके थे और अब वो सभी गॉब्लिन्स उन लोगों को घेर कर रख देते हैं। पर कहीं न कहीं टाकीरो को इस बात का पता था कि जो क्ले के बैग के पीछे निशान है उसी से वो होल्ड बैक कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूछना शुरू करता है, क्ले क्या मैं तुम्हारे वुंड्स को वापस से हील कर दूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन क्यों? और लेकिन अभी भी टाकीरो को समझ आता कि आखिरकार क्ले उससे उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करने क्यों नहीं दे रहा है। और वो उसे बाल बाल बोलना शुरू करता है, आखिरकार वो तुम्हारे लिए क्या मैटर रखते हैं। लेकिन क्ले फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताता। और अब टाकीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब वो फाइनली डिसाइड कर देता है कि वो उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करके रहेगा। लेकिन सबसे पहले बी उन गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अपने थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करके उन लोगों को पेल कर रख देता है। इतने में हम देखते हैं कि अब टाकीरो सबसे पहले अपने आइटम बॉक्स से मिस्टर वोल के उस मैजिकल एलिमेंट वाटर को वहाँ पर निकालता है और क्ले पर फेंक देता है। और अब उसके बाद वो क्ले पर मंत्र एन्चेंट करना शुरू करता है। वो उस पर एक बहुत ही हाई लेवल की हीलिंग स्पेल को यूज कर देता है और फाइनली जो
क्ले होता है वो फाइनली अब हील हो चुका था, यानी कि अब उसके बैक के स्कार भी अब फाइनली हील हो चुके थे। अचानक से हम देखते हैं कि जो क्ले होता है वो विकसित होना शुरू हो चुका था, यहाँ तक कि अब उसका माना और स्ट्रेंथ किसी अलग ही लेवल तक पहुँच चुके थे और वो एक बहुत ही अजीब से प्राणी में कन्वर्ट हो चुका था। वो बोलता है, ताकीरो, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर लिया? और अब क्ले एक खूंखार मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा पावर बन चुका था। मुझे मेरे अंदर से एक अलग ही पावर महसूस हो रही है। और टाकीरो को भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। इतने में हम देखते हैं कि अब क्ले वहाँ पर जाता है और वो सिंगल हैंडेडली ही हर एक डीमन को वहाँ पर हरा देता है और अब सभी के सभी गॉब्लिन्स फाइनली वहाँ पर खत्म हो चुके थे। और यहाँ तक कि टाकीरो और बी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर उन एडवेंचर्स का बॉस वहाँ पर आता है और वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, आखिरकार तुमने अभी अभी किया क्या? बस मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पास इतनी पावर है, आखिरकार तुम हो कौन? मैं तो बस एक एफ रैंक का गैदरर हूँ। पर एडवेंचर बॉस को बिल्कुल भी इस चीज का बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं होता और अब वो लोग बैटल से वापस लौटकर आ चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब क्ले भी वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और वो टाकीरो पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो उस पर बोलता है, टाकीरो, आखिरकार तुमने मेरे साथ किया क्या? और अब टाकीरो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उसे बताना शुरू करता है, अरे मैंने तो बस तुम पर एक मैजिकल एलिमेंट वाटर को डाला था। क्या? मैजिकल एलिमेंट वाटर? आखिरकार ये होता क्या है? और ये मुझे किसी और ने नहीं बल्कि बी के फादर ने दिया था, जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन है। तो क्या बी भी एक एंशिएंट ड्रैगन है? हाँ ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो उससे अपने सीक्रेट्स को बताना शुरू कर देता है, लेकिन क्ले को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और अब क्ले को भी कहीं न कहीं टाकीरो पर शक होना शुरू हो चुका था। वो उसे बोलता है, टाकीरो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स है, आखिरकार तुम सच में हो कौन? और अब टाकीरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, तो क्या मुझे से बताना चाहिए कि मैं इसेकाई हुआ हूँ। इतने में हम देखते हैं कि अब क्ले वहाँ से निकल जाता है। लगता है तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। और अब टाकीरो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उसे अपने इसेकाई लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल मैं यहाँ पर किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हूँ। क्या इसका मतलब क्या है? और क्ले को तो उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और आगे हम देखते हैं कि अब टाकीरो उसे हर एक चीज को बताना शुरू करता है और अब क्ले को भी कहीं ना कहीं उस पर विश्वास हो चुका था। और अब अगली सुबह टाकीरो मार्केट की ओर जाना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो एक आर्मरी शॉप में रुक जाता है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक कैट गर्ल आती है और वो उसे बोलती है, आखिरकार आपको क्या चाहिए? तो गाइस, अगर तुम्हें इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 500 कमेंट्स पूरे कर देना, मैं सीधा ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ यार, प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट वहीं पर अपलोड कर दूं। तब तक के लिए बाय।